गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया की उन महान महिला वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने अपने अद्वितीय योगदान से मानवता की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व की महान महिला वैज्ञानिक और ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इतिहास में विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों का दबदबा रहा है, लेकिन महिलाओं ने भी अपने अथक परिश्रम, बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय से इस क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मैडम क्यूरी से लेकर रोजलिंड फ्रैंकलिन तक ऐसी कई महिलाएं रही हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए विज्ञान को नई दिशा दी। मैरी क्यूरी, जिन्हें आप लोग जानते हैं, जो रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में अपने शोध के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, उन्हीं के कारण, रेडियोधर्मिता के कारण ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी और विज्ञान की दुनिया की वो पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रकार रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये सभी महिलाएं हमें सिखाती हैं कि समाज की बाधाओं के बावजूद अपने सपनों का पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है। उनका योगदान न केवल विज्ञान और तकनीकी विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि यह संदेश भी देता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। दोस्तों, आज हम टॉप 10 विश्व के उन्हीं महिला वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली वैज्ञानिक हैं एडा लवलेस। दोस्तों, इनका पूरा नाम अगस्ता एडा किंग नोएल लवलेस था। इनका जन्म 10 दिसंबर 1815 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, ये एक गणितज्ञ और लेखिका थी। उन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित यांत्रिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसको एनालिटिकल इंजन कहते थे हम लोग, पर कार्य किया और सबसे पहले यह समझा कि ये मशीन जो है शुद्ध गणना के साथ बहुत कुछ और भी कर सकती है। उन्होंने इस प्रकार की मशीन पर चलने वाली प्रथम कलन विधि, यानी जिसको एल्गोरिदम हम लोग कहते हैं, का भी निर्माण किया था। इसी कारण माना जाता है कि एडा ही वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने कंप्यूटिंग मशीन की पूरी क्षमता को समझा और ये भी माना कि वो दुनिया की एक पहली प्रोग्रामर भी थी। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की खोज की थी। दोस्तों, अगर बात की जाए एडा लवलेस की, तो एडा लवलेस जो है वो 27 नवंबर 1852 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी वैज्ञानिक है मैडम क्यूरी। दोस्तों, मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा में हुआ था। मैरी क्यूरी एक पोलिश फ्रेंच भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थी। मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। मैरी क्यूरी को 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलने वाली एकमात्र महिला हैं। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी और 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात की जाए, मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के बारे में काम किया था। मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज भी की थी। मैरी क्यूरी ने कैंसर अनुसंधान में अहम योगदान दिया था। दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1934 को फ्रांस के सलांचेस में हुई थी। दोस्तों, तीसरी वैज्ञानिक है जानकी अम्मल। दोस्तों, जानकी अम्मल भारत की पहली महिला वनस्पति शास्त्री थी। उनका जन्म 1897 में केरल के तलश्शेरी में हुआ था। जानकी अम्मल वनस्पति विज्ञान में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 1931 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से पीएचडी की थी। दोस्तों, वो भारतीय विज्ञान अकादमी की संस्थापक फेलो भी थी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे गन्ना रानी के नाम से भी जानी जाती थी। उन्होंने भारत के जलवायु के अनुकूल गन्ने की फसल विकसित करने पर काम किया था। उन्होंने देशी पौधों के संरक्षण की हिमायत की और साइलेंट वैली को जल विद्युत परियोजना से बचाया। मैग्नोलिया किस्म और एक संकर गुलाब का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उनका जन्म एक सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता उस समय मद्रास सूबे में उप न्यायाधीश थे। 7 फरवरी सन 1984 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चौथे नंबर की वैज्ञानिक हैं चिएन शियुंग वू। दोस्तों, चिएन शियुंग वू का जन्म
29 मई 1912 को लिउहे जिज्ञासु प्रांत चीन में हुआ था। वो एक छोटे से मछली पकड़ने वाले शहर में पली बड़ी थी। उनके 2 भाई थे और वे बीच की संतान थी। हालांकि लड़कियों का स्कूल जाना अपेक्षाकृत असामान्य था। चिएन शियुंग ने मिंगडे महिला व्यावसायिक सतत विद्यालय में पढ़ाई की। इसकी स्थापना उनके पिता ने की थी, जो मानते थे कि लड़कियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। 1934 में चिएन शियुंग ने नॉनकिंग चीन में नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भौतिकी में अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान पर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने चीन में एक भौतिकी प्रयोगशाला में भी काम किया। उनके गुरु डॉक्टर जिंग वेई गु भौतिकी के क्षेत्र में काम करने वाली एक अन्य महिला ने चिएन शियुंग को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने चाचा से वित्तीय सहायता प्राप्त करके चिएन शियुंग सैन फ्रांसिस्को चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सन 1944 में डॉक्टर वू ने न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में नौकरी कर ली और फिर मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल हो गई, जो उनका एक बहुत ही ज़्यादा, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के शोधकर्ता परमाणु बम के निर्माण की दिशा में काम कर रहे थे। चिएन शियुंग के शोध में विकिरण का पता लगाने के लिए गीगर काउंटरों में सुधार और बड़ी मात्रा में यूरेनियम का संवर्धन शामिल था। 16 फरवरी 1997 में डॉक्टर वू का निधन हो गया। 5वीं वैज्ञानिक हैं कैथरीन जॉनसन। दोस्तों, कैथरीन जॉनसन नासा में गणितज्ञ थी और उनके काम ने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने में मदद की। अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रक्षेप पथ की गणना की थी। दोस्तों, कैथरीन जॉनसन का जन्म 26 अगस्त 1918 को व्हाइट सल्फर स्प्रिंग्स, वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका में हुआ था। एक अमेरिकी गणितज्ञ के रूप में इन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कई अंतरिक्ष यान के उड़ान पथों की गणना और विश्लेषण किया। सर 1937 में 18 साल की उम्र में उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया स्टेट कॉलेज में सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने गणित और फ्रेंच में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्जीनिया में उन्होंने अध्यापन का काम संभाला। 1939 में उन्हें वेस्ट वर्जीनिया स्टेट के अध्यक्ष डॉक्टर जॉन डब्ल्यू डेविस द्वारा वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय में स्नातक गणित कार्यक्रम में दाखिला लेने वाले पहले 3 अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों में चुना गया। अपने करियर के दौरान उन्होंने लगभग 26 शोध रिपोर्ट लिखी और सह लेखन किया। उन्होंने नासा के मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानों में मरकरी कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपोलो मिशन 1969 में भी कैथरीन जॉनसन उस टीम का हिस्सा थी। दोस्तों, अगर बात की जाए कैथरीन जॉनसन की, उन्होंने अंतरिक्ष के विकास के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान दिया था। कैथरीन जॉनसन को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले। उनकी मृत्यु 24 फरवरी 2020 को हो गई थी। 6ठी वैज्ञानिक है रोजलिंड फ्रैंकलिन। दोस्तों, रोजलिंड फ्रैंकलिन का जन्म 25 जुलाई 1920 को लंदन में नॉटिंग हिल के पास 50 चेपेस्टो विला में हुआ था। वह एक रसायनज्ञ और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर थी, जिनका काम मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए की आणविक संरचनाओं को समझने के साथ साथ वायरस, कोयला और ग्रेफाइट के अध्ययन पर केंद्रित था। उन्हें अक्सर डीएनए की डार्क लेडी और गलत नायिका भी कहा जाता है। आणविक जीवन विज्ञान के अध्ययन के लिए वह एक प्रमुख नारीवादी आइकन है। उस समय रोजलिंड फ्रैंकलिन डीएनए अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ था, क्योंकि ये उसके लिए ही फेमस है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज इन्होंने की थी। हालांकि बात की जाए उनके प्रारंभिक जीवन की, तो रोजलिंड फ्रैंकलिन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह अपने भाई रोलैंड के साथ नॉरलैंड प्लेस स्कूल में शामिल हुई थी। उन्हें क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों में भी बहुत रुचि थी। रोजलिंड फ्रैंकलिन जो थी वो किंग्स कॉलेज में चिकित्सा अनुसंधान इकाई में वैज्ञानिकों में शामिल हो गई, जबकि जॉन रैंडल ने उन्हें रोजलिंड फ्रैंकलिन डीएनए संरचना पर काम करने के लिए भर्ती किया। डीएनए की खोज मूल रूप से 1898 में जोहान मिशर ने की थी, जो आनुवांशिकी की कुंजी थी। रोजलिंड ने अपनी आखिरी सांस तक काम किया और कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी के दौरान 7 वैज्ञानिक शोध पत्र और उससे भी ज़्यादा प्रकाशित किए। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी महीनों में भी काम किया और अंत तक अपना समय शोध के लिए समर्पित किया। दोस्तों, 16 अप्रैल सन 1958 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 7वें नंबर पे हैं वेरा रूबिन। दोस्तों, वेरा रूबिन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थी, जिन्होंने आकाश गंगा रोटेशन दरों पर काम का बीड़ा उठाया। उन्होंने आकाश गंगाओं के पूर्वानुमानित कोणीय गति की
ओर देखी गई गति के विसंगति को उजागर किया। आकाशगंगाओं के रोटेशन वक्रों का अध्ययन करके इस घटना को आकाशगंगा रोटेशन समस्या के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, वेरा रूबिन का जन्म 23 जुलाई 1928 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में हुआ था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खगोल शास्त्री थी जिसने मतलब खगोल शास्त्र की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया। अपने लंबे और शानदार करियर में रूबिन विज्ञान में महिलाओं के लिए एक प्रबल समर्थक और प्रिय सहकर्मी थी। वैज्ञानिक समुदाय में लैंगिक भेदभाव और संदेह का सामना करने के बावजूद उन्होंने कई महिलाओं के लिए दरवाजे खोले। वेरा रूबिन की जो रुचि थी वो बचपन से ही तारों और ग्रहों और आसमान को वो हमेशा ही निहारती रहती थी अंधेरे में। उनको मतलब तारों को वो रास्ते बनाती रहती थी, तो वो शुरू से ही मतलब एस्ट्रोनॉमी में उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था। दोस्तों, खगोल शास्त्री जो हैं ये वेरा रूबिन, इन्होंने डार्क मैटर के अस्तित्व का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण एकत्र किया था। उनके काम ने 20वीं सदी के मध्य भाग में खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी थी। दोस्तों, इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 2016 में हो गई थी। 8वीं वैज्ञानिक हैं जेनिफर डॉडना। दोस्तों, जेनिफर एनी डॉडना एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ हैं जिन्होंने CRISPR जीन एडिटिंग में अग्रणी काम किया है। दोस्तों, इसी प्रयोग के लिए ये पेशे से बायोकेमिस्ट हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए इस प्रयोग के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार सन 2020 का भी दिया गया था। जेनिफर डाउडना का जन्म 19 फरवरी 1964 को वाशिंगटन DC में डोरोथी जेन और मार्टिन किर्क डाउडना की बेटी के रूप में हुआ था। उनके पिता ने मिशिगन विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में PhD प्राप्त की और उनकी मां ने शिक्षा में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। दोस्तों, अगर बात की जाए, हिलो हवाई में पली बढ़ी हैं। ये हिलो एक जगह है अमेरिका में, हवाई में। डूडना द्वीप की पर्यावरणीय सुंदरता और उनके वनस्पतियों और जीवों से मोहित थी। डॉडना कैलिफोर्निया के क्लैरमॉन्ट में पोमोना कॉलेज में स्नातक की छात्रा थी, जहां उन्होंने जैव रसायन का अध्ययन किया। PhD के बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में आणविक जीव विज्ञान और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अनुवांशिकी में अनुसंधान फेलोशिप की। सन 2006 में जिलियन बैनफील्ड ने डूडना को CRISPR से परिचित कराया, जिन्होंने गूगल खोज के माध्यम से डूडना को पाया कि अपने ब्राउज़र में RNAi और UC बर्कले टाइप किया था और डूडना का नाम सूची में सबसे ऊपर आया था। दोस्तों, जेनिफर डूडना को जीनोम संपादन की तकनीकी CRISPR के लिए डेवलपर तक इनको मतलब इसी के लिए ज़्यादा फेमस हैं। दोस्तों, और अगर बात की जाए तो ये अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये केवल 60 साल की हैं और अभी ये जीवित हैं। 9वीं नंबर की वैज्ञानिक हैं फ्लासी वोंग स्टाल। दोस्तों, इनका जन्म 27 अगस्त 1947 को हुआ था। ये एक चीनी अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट और आणविक जीव विज्ञानी थी। वह HIV का क्लोन बनाने और जीन के कार्य को निर्धारित करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक थी, जो यह साबित करने में बड़ा कदम था कि HIV एड्स का कारण है। दोस्तों, फ्लासी वोंग स्टाल का जन्म 1946 में चीन के ग्वांगसू में वांग यी चिंग के रूप में हुआ था। अपने 4 सदस्य वाले परिवार में वह तीसरी संतान थी। उनके 2 भाई और एक बहन थे। 1952 में उनका परिवार उन कई चीनी नागरिकों में शामिल था जो 1940 के दशक के अंत में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद हांगकांग भाग गए थे। जब वो 18 साल की थी तो उसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में भाग लेने के लिए हांगकांग छोड़ दिया, जहां उन्होंने जीवाणु विज्ञान में विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल की। केवल 3 वर्षों में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1972 में UCLA में आणविक जीव विज्ञान में PhD अर्जित की। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में अपना पोस्ट डॉक्टरल कार्य किया, जहां उन्होंने शोध जारी रखा। फ्लासी वोंग स्टाल ने HIV का क्लोन बनाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों, सन 2020 8 जुलाई को निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 10वें नंबर पे हैं रेचल कार्सन। दोस्तों, अगर बात की जाए रेचल कार्सन का जन्म 27 मई 1907 को पेंसिल्वेनिया के स्प्रिंगडेल के पास एक पारिवारिक फार्म में हुआ था। वह मारिया फ्रेजियर और बीमा विक्रेता रॉबर्ट वार्डन कार्सन की बेटी थी।
वो एक अमेरिकी समुद्री विज्ञानी, लेखिका और संरक्षणवादी थी जिन्होंने समुद्र त्रयी और पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग को समुद्री संरक्षण और वैश्विक पर्यावरण आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, रेचल कार्सन की सबसे प्रभावशाली पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग 27 सितंबर 1962 को ह्यूस्टन मफलिन द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक में पर्यावरण पर कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों का वर्णन किया गया है। इसे पर्यावरण आंदोलन को लॉन्च करने में मदद करने का व्यापक श्रेय दिया जाता है। कार्सन डीडीटी के बारे में चिंता जताने वाली पहली या एकमात्र व्यक्ति नहीं थी, लेकिन उनके वैज्ञानिक ज्ञान और काव्यात्मक लेखन के संयोजन ने व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाई और डीडीटी के उपयोग के विरोध पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। दोस्तों, स्तन कैंसर और उसके उपचार के तरीके से कमज़ोर होकर कार्सन जनवरी 1964 में 14 अप्रैल को श्वसन वायरस से बीमार हो गई। उनकी हालत बिगड़ती चली गई और फरवरी में डॉक्टरों ने पाया कि विकिरण उपचार से उन्हें गंभीर एनीमिया हो गया था। मार्च में उन्हें पता चला कि कैंसर उनके लीवर तक पहुंच गया है और 14 अप्रैल 1964 को सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड में अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।